हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज हम लोग मौलिक अधिकार का जो अगला पार्ट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दो पार्ट मौलिक अधिकार से संबंधित प्रदान कर दिया गया है। आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि विस्तृत रूप से एक एक आर्टिकल के माध्यम से अनुच्छेद के बारे में देख रहे थे। तो 3 मौलिक अधिकार देख चुके थे। आज हम चौथे मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। चौथा मौलिक अधिकार आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आपको पता है कि एक ऐसी स्वतंत्रता जो धर्म से संबंधित हो। इसकी अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच वर्णित किया गया। 25 से 28 के बीच जो वर्णित किया गया वो धार्मिक रूप से जो प्रवृत्ति है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको एक बेसिकली जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए 25, 26, 27, 28 के बारे में। तो 25 के बारे में हम लोग देखते हैं। आर्टिकल जो 25 है उसमें क्या कहा जाता है। 25 आर्टिकल कहता है कि कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, अर्थात कोई भी धर्म आप मान सकते हैं। आप उपासना करना चाहते हैं तो उसकी उपासना भी कर सकते हैं। इसकी पूर्ण स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 में दिया गया है। अब यहां देख लीजिए कि ये आपका 25 कहता है। 26 में कहा गया है कि धार्मिक प्रबंधन। अब देखिए पहला में तो उपासना यानी कि मानने की बात आती है, दूसरा में प्रबंधन का। जब मानेंगे तो एक प्रबंधन करेंगे। एक शब्द से शब्द कर कैसे जोड़ेंगे हम ताकि याद हो सकता है। तो यहां देखिए धार्मिक प्रबंधन का मतलब कि आर्टिकल 26 में इसमें प्रबंधन कर सकते हैं। अपने धर्म के प्रति जो है एक प्रबंधन की भावनाएं रखी गई है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम हिंदू धर्म में है या सिख में है या ईसाई में है तो क्या कर सकते हैं वहां पर कि उसका संरक्षण करने का, एक तरह से प्रबंधन करने का हमारा दायित्व बनता है। हम खुद उसे संरक्षण या संरक्षित कर सकते हैं। 27 में कहा जा रहा है कि धार्मिक संपोषित। धार्मिक संपोषित का मतलब यह होता है कि किसी भी धर्म को एक जो मुद्रा से संबंधित है, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी धर्म को जो हम दान देते हैं या एक तरह से उसमें जो भी संपोषित की भावनाएं उपस्थित होती हैं उसको वर्णित किया गया है। तो यहाँ आप याद रखिए संपोषित को रखा गया है। 28 आते हैं आर्टिकल, तो उसमें बताया कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित जो स्वतंत्रता है उसको प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित जो स्वतंत्रता है उसको दिया गया है। मतलब कह सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित है और साथ साथ उपासना से संबंधित है। उपासना का मतलब धर्म के प्रति आप कितना लगाव है आपका, तो उससे जो है यहाँ पर संबंधित संदर्भित बातों को स्पष्ट किया गया है। अब आते हैं यहाँ से 5वां नंबर है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये आर्टिकल 29 और 30 में जो है इसका वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं कि शिक्षा या शैक्षणिक कहीं कहीं देता है। शिक्षा का अधिकार का मतलब होता है कि एजुकेशन के रूप में जो है आपको स्वतंत्रता मिले और कल्चर के रूप में जो है स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान की जाए, इसके बारे में वर्णित किया गया। आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच जो है इसका वर्णन किया गया है। 29 में कहा गया है, बेसिकली याद रखिए आप कि जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है वो अल्पसंख्यक से संबंधित है। अल्पसंख्यक से संबंधित यानी कि कहने का मतलब है कि 29 बोलता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक है उसके हितों का संरक्षण का वर्णन किया गया है। वहीं अगर हम 30 की बात करें तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण, बेसिकली जो शिक्षा है उससे संबंधित इसका वर्णित किया गया है। देखिए आपको याद रखना है कि जब भी आएगा शिक्षा एवं संस्कृति वो अल्पसंख्यक देगा तो आप समझिए कि इसी से संबंधित है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता देने की बात अगर आती है तो 29 में हितों का संरक्षण, और जो 30 है आपका 30 में ये बताया गया है कि उनके शिक्षा में जो है एक तरह से स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आते हैं 6ठे नंबर पर, और 6ठा जो है अंतिम नंबर है मौलिक अधिकार का, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब ये है कि मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ रीट जारी किए जाते थे। आदेश, रीट का मतलब आदेश जारी किया जाता है, और उन्हीं अधिकारों को जो है एक तरह से संवैधानिक उपचारों का संरक्षण किया गया। हम कह सकते हैं बेसिकली कि जितने भी 5 मौलिक अधिकार हैं उनको संरक्षित करना, उसे स्वतंत्र रूप से प्रदान करना किसी व्यक्ति को, ये दायित्व और एक तरह से अधिकार को व्यक्त करता है। कौन? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह अधिकार दायित्व अपना देता है कि हम रीट जारी कर सकते हैं उसके माध्यम से। वहीं अनुच्छेद हम 226 की अगर हम बात करें तो यह कहता है कि उच्च न्यायालय के माध्यम से खुद जो है ये अपना एक रीट जारी करने का अपना प्रभाव डालता है। अब रीट
क्या है और रीट कितने प्रकार की होती है, इसके बाद अब यहाँ से हम लोग 5 रीट के बारे में जानेंगे। देख लीजिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्य करता है रीट जारी करने का, और साथ साथ उच्च न्यायालय जो है 226 के अंतर्गत करता है। तो हम यहाँ से अब बताएंगे आपको 5 रीट के बारे में। रीट मतलब आपको पता है कि आदेश के रूप में, तो यह एक तरह से 5 रीट है जो जारी किया जाता है। तो कैसे जारी किया जाता है और कौन कौन रीट है इसके बारे में देखते हैं। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि आपको बता दे कि कभी भी किसी व्यक्ति को जब पकड़ा जाता है, यानी कि कोई गलती करता है तो उसे क्या किया जाता है कि कार्यपालिका के द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट के सामने यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है 24 घंटे के अंदर यानी 24 आवर्स के अंतर्गत जो है उसको उसके पास सौंप दिया जाता है, यानी दे दिया जाता है। और इसमें इसका वर्णन जो है मुख्य रूप से किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से इंडिकेट कर रहा है। दूसरा है परमादेश। देखिए परमादेश नाम से इंडिकेट कर रहा है। ये भी परमादेश का अर्थ ये है रीट के अंतर्गत जो जारी किया जाता है, इसमें कहा गया है कि आदेश लेना। जैसे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी, मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है और गलत ढंग से जो है सर्टिफिकेट गलत ढंग का यानी कि संवैधानिक ना हो, असंवैधानिक तौर तरीका से अपना पद ग्रहण किया है, तो उसे हटाने के लिए जो है ये आदेश दे सकता है कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों दे सकता है कि आप यहाँ से हट जाइए, और उसकी कागजातों की चेक भी कर सकता है। तो ये इसका वर्णन किया गया है। वहीं तीसरे आते हैं रीट के अंतर्गत, तो वो है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को आदेश देगा कि अपने जो अधिकार क्षेत्र है आपका उस पर कार्य करे, यानी जो अधिकार क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो है कार्यों को वर्णित किया गया है, इसका वर्णन दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पर उत्प्रेषण के। उत्प्रेषण का क्या अर्थ है इसके बारे में देख लेते हैं। उत्प्रेषण जैसे हम प्रतिषेध में आए तो क्या करता है कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को क्या करता है, आदेश देता है। यहाँ क्या होता है कि ऊपरी न्यायालय के पास भेज देता है, मतलब कि जो निचली न्यायालय का अधिकार नहीं होता है तो स्वयं क्या करता है कि वो उच्च यानी ऊपरी न्यायालय को जो है भेजने का प्रयास करता है। इसका एक तरह से अधिकार इसमें दिया गया है। मतलब आपको पता चल रहा है ऊपरी न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट वो क्या करता है, हाई कोर्ट को यहाँ आदेश देता है। और यहाँ जो है यानी हम निचले वाला पाते हैं उत्प्रेषण पर, तो यहाँ खुद जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जो है भेज देता है अपने आदेश की हमारे कार्य क्षेत्र का नहीं है, आप संभाल सकते हैं। पांचवा में कहा गया है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख का मतलब होता है कि असंवैधानिक रूप से पद ग्रहण करने वाले कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए असंवैधानिक रूप से ग्रहण किए हैं तो उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका एक तरह से वर्णन किया गया है इसमें। अब जैसा कि आपको पता है कि लगभग हम अनुच्छेद के अंतर्गत हम लगातार एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट समझा दिए। जैसे कि शुरू में हम लोग देखे कि 12 से लेकर जो हम लोग लगभग यहां तक यानी कि 35 तक, लेकिन 32 में अनुच्छेद दिया गया है, नहीं 32 अनुच्छेद में बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर एक आपको 31 अनुच्छेद है, तो 31 अनुच्छेद आपको पहले भी चर्चा किया गया है कि 31 अनुच्छेद जो है वो मुख्य रूप से जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 के क या कह सकते हैं ए में रखा गया है। अब कुछ जैसे कि 32 के बाद 33, 34, 35 क्या कहता है अनुच्छेद, तो ये तीनों की अगर हम बात करें अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत सारे जो बड़े बड़े एग्जाम है, जो पीसीएस के एग्जाम है उसमें यहां से पूछा गया है। तो प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाता है कि अनुच्छेद 32, जो अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है या किससे उसका संदर्भित रूप है। तो देखिए 32 है सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग जो है उसको एक तरह से उस पर नियम बनाने और उसके समन्वय को जो है वो संसद इस पर कार्य करती है। ये आपको चीजें याद रखना है। सेना, सशस्त्र बल और खुफिया एजेंसी के विभागों में जो नियमन का या जो क्रियान्वयन की बात आती है उसमें ये कार्य करते हैं। वहीं देखिए दूसरी तरफ आते हैं तो 33 में बताया गया है कि जो मार्शल लॉ, मान लीजिए कहीं मार्शल लॉ लग गया है, मार्शल लॉ का संक्षिप्त में अगर रूप देखें तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि सैन्य कानून। ये सैन्य कानून से रिलेटेड है सीधे तौर पर। और इस संदर्भ में कहा गया है कि ये भी संसद क्या कर सकता है कि वहां नियंत्रित या उसके लिए नियम बनाने का जो है क्रियान्वयन या कार्य कर सकते हैं। इसका वर्णन किया गया। तो 33 में जो है मार्शल लॉ से संबंधित है, आप याद रखिए। यहाँ पर सांसद जो है नियमन का कार्य करते हैं, यानी कि संसद, यहाँ संसद के अंतर्गत हम लोग संदर्भित कर लिए। 35 नंबर है कि मौलिक अधिकार पर कानून बनाना
ये सिर्फ और सिर्फ जो है संसद का यहाँ पर अधिकार है। ये कई बार प्रश्न आया है। 35 अनुच्छेद कहता है कि कोई भी अगर मौलिक अधिकार से संबंधित अगर कानून बनाया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ संसद के पास अधिकार दिया गया है। तो हम लोग आर्टिकल के माध्यम से 35 देख लिए और आसानी से जो है ये चीजें समझ लिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।